क्या करना है हम लोगों को? राइट्स पढ़ने हैं ना। चलिए बातें नहीं शुरू करते हैं। तो कल थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था 10 मिनट का राइट्स के बारे में, और बेसिकली ये जाना था है बेसिकली ये जानना था कि राइट्स क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, है ना। इतना ही नहीं जानना है, और वो बहुत सारी बातें जाननी है कि जैसे अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या कहा इसके बारे में। तो दो तीन स्कॉलर जैसे हेराल्ड जेलास्की के बारे में जानेंगे, ठीक ना। होफील्ड के बारे में जानेंगे, क्या कहा, इनकी डिफिनेशंस क्या है, उस डिफिनेशन से क्या मतलब निकलते हैं, ठीक ना। तो देखो rights are the condition which is provided by the state and accepted by the society। अब रही बात अगर कि राइट्स की हिस्ट्री को देखें हम, किसकी क्या देखें, इसकी हिस्ट्री को देखें, तो राइट्स एक मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है? मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ही मॉडर्न सब्जेक्ट है तो बहुत पुराना, लेकिन तब इसकी स्टडी फिलोसफी के अंदर ही की जाती थी। ये सब्जेक्ट बाद में बना काफ़ी, लेकिन जब बना तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बना। अब इसको मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मोटा मोटा माने तो अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशंस की बात करें या यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें, तो जो वहाँ पर मेडवल पीरियड था, मेडवल पीरियड का मतलब हो गया कि 14th सेंचुरी से पहले का पीरियड जो वहाँ पर था, है ना, यानी रेनेसा से पहले का पीरियड। उस टाइम पर किसी के पास कोई राइट नहीं होते थे, ठीक ना। क्योंकि किसका रूल होता था? मोनार्किज्म था या डिक्टेटरशिप थी। तो अगर आप मोनार्किज्म में हैं या डिक्टेटरशिप में हैं तो आपके पास कोई राइट होगा क्या? राइट को तुम ऐसा समझो कि राइट इज अ सेफ गार्ड आपके लिए। क्या है? सेफ गार्ड है, जो एक ही समय पर आपको गवर्नमेंट से भी बचाते हैं और उसी समय पर लोगों से भी बचाते हैं, साथ ही साथ अपने आप से भी बचाते हैं, ठीक ना। तो क्या मोनार्किज्म के टाइम पर ऐसा कोई सेफ गार्ड किसी के पास रहा होगा? नहीं रहा होगा। तो मेडवल टाइम में तो राइट की बात ही ना करें हम, ठीक। और पीछे जाए एंशियंट टाइम पर, तो चूंकि एंशियंट टाइम पर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप तो थे, क्या थे? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप तो थे, लेकिन आज जितने डेवलप नहीं थे, ठीक। राइट्स लोगों के पास होते थे, होते रहे होंगे, तो उनको नेचुरल राइट की कैटेगरी में रखते होंगे। फिर जब स्टेट कॉन्सेप्ट आया तो राइट का कॉन्सेप्ट बदला। ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आई, है ना। देखो समझाते हैं, बात को समझो ऐसे। किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत से पहले के बारे में समझो। किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के शुरुआत के पहले से समझो। तो क्या राइट्स एग्जिस्ट करते होंगे? नहीं करते होंगे, है ना। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना जिससे राइट्स एग्जिस्ट करने लगे? तो वो बना स्टेट, समझे। अगर एक व्यक्ति किसी स्टेट का सिटीजन है तभी उसके पास राइट्स हो सकते हैं। अभी आप इंडिया का सिटीजन है तब आपके पास कोई राइट है? अभी छोड़ दीजिए आप सिटीजनशिप इंडिया की, आपके पास कोई राइट नहीं बचेगा। तो राइट कब मिलेगा आपको? जब आप किसी ना किसी स्टेट के सिटीजन रहेंगे। अच्छा, स्टेट के बारे में जैसे हम जानते हैं कि स्टेट इंसानों ने बनाया, तो स्टेट बनने के पहले की जिस कंडीशन में इंसान रहता था, उस कंडीशन में राइट का कोई मतलब नहीं रहता होगा। यानी बिना स्टेट के राइट का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी समझो, आज के समय में भी समझो कि मान लो कि तुम लोग किसी एक ऐसे आइलैंड पर हो जहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तो क्या वहाँ आपके अधिकारों का कोई मतलब है?
आपके राइट्स से कोई मतलब है नहीं। तो दो बातें हो गई, राइट्स में स्टेट और सोसाइटी दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना, क्योंकि सोसाइटी क्या करती है, राइट्स को एक्सेप्ट करती है, और स्टेट जो होता है वो क्या करता है, राइट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक बात। तो इन दोनों चीज़ों का होना जरूरी है। आगे देखिए, अब थोड़ा सा देखेंगे, धीरे 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 चलेंगे, बहुत तेजी से नहीं चलेंगे। बहुत तेजी से चलेंगे तो गिर जाएंगे। गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे, हैं? गिर जाएंगे। तो दौड़ने वाले गिर जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे होफील्ड के बारे में। FEILD। होफील्ड वाज अ पॉलिटिकल स्कॉलर। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स को थोड़ा सा इंटरप्रेट किया है। तो इनके हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ राइट क्या है, ये समझने की कोशिश हम लोग करते हैं थोड़ा सा। ये कहते हैं कि राइट्स आर क्लेम। ये क्या कहते हैं, पहली बात, राइट्स क्या हैं, क्लेम है, जो कि कोई पर्सन करता है और दूसरे पर्सन को वो मानना पड़ता है ना, समझे बात को। तो ये राइट्स को कैसे कैसे देखते हैं, ये राइट्स क्या है, क्लेम है। जैसे आप कहते हो कि पढ़ना मेरा अधिकार है, दैट इज योर क्लेम, है ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना, यानी आपका नौकरी करना आपका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है आपको, फंडामेंटल राइट में आपको दिया गया है। तो इनके हिसाब से क्या है, होफील्ड क्या बोलते हैं राइट को, राइट्स आर क्लेम। आगे वो बोलते हैं क्लेम है तो किसके लिए है, फॉर इंटाइटलमेंट। फॉर इंटाइटलमेंट इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स right is a claim of a person नोट करते रहिएगा, right is a claim of a person and it enforce duty on the other, and it enforce ड्यूटी ऑन द अदर। होफील्ड की बात है, इतनी जल्दी समझ में आएगी नहीं। ये पहली बात कही है उन्होंने राइट के बारे में ना। ठीक, समझाते हैं, अभी नोट कर लीजिए, समझाते हैं। लिख लिया सबने, क्या लिखा हुआ है कि राइट्स आर क्लेम फॉर इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है, नहीं पता, हिंदी मेरे को भी नहीं आ रही इसकी, ठीक है ना। हिंदी पता है इंटाइटलमेंट क्या होती है, चलो समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब इसी तरह से एक बच्चा पूछा कि सर रेसिप्रोकल क्या होता है, तो मैंने बोला रेसिप्रोकल होता है। कह रहा नहीं सर रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने बोला रेसिप्रोकल होता है। हिंदी क्या बताया रेसिप्रोकल की, आई नहीं रही थी, मतलब बाद में फिर याद आया, व्युत्क्रमानुपाती, वो बोलते तो और खराब था, कुछ नहीं। ठीक है ना। इसकी हिंदी नहीं आ रही। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि क्लेम तो है, इन कैसा क्लेम है, इसका मतलब ये है कि राइट इज अ क्लेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के क्लेम है। क्लेम की हिंदी क्या होगी, दावा। किसी व्यक्ति का क्या है, दावा है, जो कि दूसरों के ऊपर क्या इन्फोर्स करता है, ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या, कुछ कर्तव्य इन्फोर्स करता है ना। कि जैसे आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है ना, तो ये मेरी या आपके साथ वालों की ड्यूटी बन जाती है
कि वो आपको कोई ऐसी बात नहीं बोल सके जिससे कि आपके सम्मान में कोई कमी हो जाए। यही ना मतलब हुआ। तो हम आपसे गलत बात ना करें या कोई आपको गलत बात ना बोल सके, ये आपकी ड्यूटी बनी कि दूसरे की ड्यूटी बनी? तुम्हारी कहां से बन जाएगी? नहीं करेगा ना। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट्स एक क्लेम है। कैसा क्लेम है? एक पर्सन का क्लेम है जो दूसरों के ऊपर ड्यूटी इन्फोर्स करता है। क्या ड्यूटी? कि वो आपके राइट को माने, जैसे स्वतंत्रता। ठीक, आप क्लेम करेंगे ना कहीं आने जाने की मेरी आजादी है, तो क्या मेरा काम है आपकी इस आजादी को छीन लेना कि आपकी इस आजादी को बरकरार रखना? तो बरकरार रखने का यह मतलब थोड़ी है कि हम आपको कोई सर्टिफिकेट देंगे। बरकरार रखने का मतलब यह है कि हम आपको रोक नहीं सकते हैं। यही मेरी क्या हो गई? ड्यूटी हो गई, कर्तव्य हो गया। समझे बात को? अच्छा ठीक, इसका उल्टा भी उतना ही सही। आपको गाना सुनने का मन है, बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, आप गाना सुनिए, कोई नहीं रोकेगा। आप गाना सुनिए, लेकिन उस गाने की वजह से अगर बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका राइट टू प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये आपका कर्तव्य बन जाएगा ना कि हम गाना ऐसे सुने कि उसके राइट के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना? यानी जितना राइट आपका है उतना ही राइट मेरा भी है। ठीक, तो मैं अपने राइट को अगर एंजॉय कर रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी है कि उसको इस तरह से एंजॉय करूं कि आपकी राइट के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। आप अगर अपने किसी राइट को एंजॉय कर रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी मेरी राइट की वजह से इंपोज हुई कि आपके राइट के एंजॉयमेंट की वजह से मेरी राइट पर कोई फर्क ना पड़े। यही बात ही बोल रहे हैं। पूछ हवा लगा, हल्का हल्का लगा, कोई बात, अभी थोड़ा तेजी से लगेगा। ठीक, नोट किया ना इसको? ओफिल्ड की बात हम जानते हो, पॉलिटिकल स्कॉलर्स की बात नहीं करना चाहते हैं क्लास 11th में, लेकिन इनके बिना मजा ही नहीं है कुछ। पहली बात इन्होंने ये कही। अभी तो हेराल्ड जेलास्की आएंगे तब देखना और दिमाग खराब होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि राइट एज लिबर्टी, राइट एज लिबर्टी, लिबर्टी पढ़ चुका ना? राइट कैसी है? अधिकार कैसे हैं? स्वतंत्रता की तरह हैं। राइट एज लिबर्टी कह रहे हैं कि जो अधिकार है वो कैसे हैं? स्वतंत्रता की तरह। इसका मतलब क्या हो गया कि राइट्स शुड गिव फ्रीडम। देखिए, यहां लिबर्टी लिखा और यहां क्या लिख दिया? फ्रीडम लिख दिया। कितना समझदार आदमी है कि राइट शुड गिव फ्रीडम टू परस्यू, टू परस्यू। हाँ, PURSUE। परस्यू का मतलब मत पूछिएगा हमसे। परस्यू व्हाट वन वांट टू डू। समझे? राइट जैसे स्वतंत्रता आपको कुछ भी करने की आजादी देती है ना? कुछ भी करने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का सर फोड़ दोगे। वो मैंने समझाया था क्या है। अगर जब ये बोला जा रहा है कि लिबर्टी गिव्स यू फ्रीडम टू डू एनीथिंग, इट मींस देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन, है ना? तो राइट भी कैसे हैं? उसी तरह से हैं, स्वतंत्रता की तरह है, लिबर्टी की तरह है कि जो भी आप करना चाहें वो करना आपका अधिकार है ना? लेकिन यहां फ्रीडम आया है वर्ड, तो इसका मतलब जो भी आप करेंगे क्या उससे दूसरे की एक्टिविटी पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। यानी आपको कुछ भी करने का राइट तो है, लेकिन देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शंस। दूसरी बात कहते हैं, समझ में आई बात ये? ठीक है, तीसरी बात देखिए।
तीसरी बात देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी बात हो रही है आज, हैं? राइट एज अ पावर, इन्होंने क्या कह रहे हैं ये, राइट एज द पावर, यानी ये अधिकारों को शक्ति कह रहे हैं। राइट क्या कह रहे हैं, राइट एज अ पावर, है ना? पावर का मतलब क्या, ये व्यक्तियों की वह शक्ति है। कौन कौन व्यक्तियों की शक्ति है, राइट्स, व्यक्तियों की वह शक्ति है जो अथॉरिटीज की पावर को लिमिट रखती है, लिमिटेड रखती है ना? राइट एज द पावर लिमिट द पावर ऑफ स्टेट और अथॉरिटी। मतलब कि क्या राज्य सरकारें या भारत सरकार आपको कभी भी जेल में भर सकती है? नहीं भर सकती है ना, एक कानूनी प्रक्रिया है, आप किसी कानून का उल्लंघन करेंगे तभी भर सकती है ना? तो सरकार के खिलाफ अधिकार क्या है, आपकी शक्तियां हैं। अच्छा, मनचाहा काम सरकारें नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि उनकी शक्तियों पर आपके अधिकारों की वजह से नियंत्रण है कि नहीं है? मनचाहा काम का मतलब कि जैसे गवर्नमेंट किसी एक खास धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है, क्योंकि जो राइट है वो सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। ये राइट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट के इन कामों पर, इन पावर्स पर क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं कि मनचाहा सरकारें काम करें, एकदम आजादी से काम करें, लेकिन सिर्फ वही काम कर सकती हैं जो पब्लिक विलिंग को सेटिस्फाई करे, या जो मैक्सिमम पब्लिक को के हित के लिए हो। ऐसा कोई भी काम सरकार नहीं कर सकती है जो मुट्ठी भर लोगों के लिए हो। अगर ऐसा करती है तो आप क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक ना? तो ये कुछ फैक्ट्स, बातें हैं, ये जानना है आपको कि राइट शक्तियां हैं, है ना? राइट आपको फ्रीडम देता है, और राइट दूसरों पर ड्यूटी भी इंपोज करता है। थोड़ा सा बात टाइप्स ऑफ राइट की कर लेंगे, तब हेराल्ड जेलास्की पर आएंगे। टाइप्स ऑफ राइट की बात कर लेंगे। सर किसकी बात कर लेंगे, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ राइट की बात कर लेंगे, उसके बाद फिर हेराल्ड जे लास्की पर आएंगे। तो जैसे हम लोगों को इसमें जानना है, पहला सिविल राइट, क्या जानना है, क्या होते हैं जानेंगे। दूसरा हम लोगों को जानना नहीं है, जानना है पॉलिटिकल राइट्स। क्या पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? ठीक। तीसरा अगर देखें तो जो तीसरा है हमको जानना है, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स क्या होते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स क्या होते हैं। चौथे की की बात करें तो देखेंगे लीगल राइट्स क्या होते हैं। ये टाइप्स हैं राइट्स के, बहुत ढेर सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये कुछ मेन टाइप्स हैं। कुछ मॉरल राइट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मोरल राइट्स भी होते हैं। ठीक ना? इन राइट्स को जानने के बाद थोड़ा सा राइट के बारे में हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, तब हेराल्ड जे लास्की को पढ़ेंगे, फिर उनके घुमावदार वचनों को समझेंगे। हाँ, ठीक। एक और है,
ये नोट हो गया, अभी छोड़ना जरूरी नहीं है ना। एक और है, कुछ लोग कह रहे हैं इसे तो पढ़ाएंगे नहीं और पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक और है देखिए कि राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, देखिए राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या है। जैसे एक होता है डिवाइन राइट, क्या होता है? डिवाइन राइट का मतलब हो गया ईश्वरीय अधिकार, तो इसका सोर्स गॉड होता है, सबसे पहले यही राइट आया था, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे नेचुरल राइट, क्या देखेंगे? इसका सोर्स नेचर होता है, क्या होता है? नेचर होता है। नेचुरल राइट्स के बाद फिर अगर हमको देखना होगा तो देखेंगे फंडामेंटल राइट, क्या देखेंगे? फंडामेंटल राइट। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ लोग कहेंगे कि इसका सोर्स स्टेट होता है, लेकिन हम मान के चलेंगे फिलहाल में कि इसका सोर्स भी नेचर ही होता है। क्या होता है? नेचर ही होता है, या नेचुरल ही होते हैं ये। उसके बाद लीगल राइट्स जो हैं यहाँ पर भी आएंगे, और इसके सोर्स क्या होते हैं? कानून होते हैं। क्या होते हैं? कानून होते हैं। नहीं, लीगल राइट्स के सोर्स स्टेट होते हैं, स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? यानी इनको कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। मॉरल राइट जो है, इसके इसके जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है? समाज बनाता है। कौन बनाता है? समाज या ट्रेडिशन, यानी सोसाइटी एंड ट्रेडिशन, कल्चरल होते हैं ये। सोसाइटी एंड कस्टम्स, या कह लेते हैं कल्चर, इनके ये सोर्स होते हैं मॉरल राइट्स के, है ना। तो अगर पढ़ना है तो बोलिए, कंटिन्यू करें। हम्म, किया जाए। तो टाइप्स ऑफ राइट में पहले हम लोग क्या देखेंगे? सिविल राइट को देखेंगे, ठीक ना। तो यहां पर आप हेडिंग बनाइए सिविल राइट। अब सिविल राइट्स क्या है, देखिए सिविल राइट्स होगा। सिविल का मतलब क्या होता है? सिविक्स का मतलब क्या होता है? सिविल, सिविल का मतलब होता है सभ्य, है ना। तो मनुष्य लगभग अगर बात करें तो इधर 4000 साल हो गए, कितने इधर 2000 साल हो गए और उधर 7000 साल हो गए, तो लगभग 9000 सालों से सभ्य जीवन जी रहा है। वो भी 9000 सालों में से ठीक ठाक सभ्य जीवन मनुष्य पिछले 4-5 सौ सालों से जीना शुरू किया है। 20वीं शताब्दी के बाद से मनुष्य अपने आप को थोड़ा ज्यादा सभ्य समझता है, या 20वीं शताब्दी की शुरुआत से, है ना। तो सिविल राइट्स यानी सभ्य समाज के जो नियम है, या सभ्य समाज में जो अधिकार लोगों को दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि विच आर नेसेसरी फॉर क्या होते हैं? विच आर नेसेसरी फॉर सिविलाइज्ड और डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस।
समझ लें इसको थोड़ा सा। तो ऐसे अधिकार जो आपको सभ्य बनाने के लिए या सभ्य बने रहने के लिए जरूरी हैं, और डिग्निफाई मतलब क्या हो गया कि एक गरिमामय जीवन जीने के लिए जरूरी है, उनको क्या कहा जाता है? सिविल सिविल राइट्स कहा जाता है। डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी है। जैसे कुछ अधिकार है, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है। किसका राइट है? राइट प्रॉपर्टी का अधिकार है ना। पापा की संपत्ति बेटियों को तो नहीं है। कहाँ है? तुम लोग शादी करके ससुराल में जाओगे, वहां भी प्रॉपर्टी लोगे, उसके बाद पापा की प्रॉपर्टी लोगे यहाँ। ये तो गलत बात है ना भाई, देखो। और उसके बाद पापा के यहाँ से दहेज भी लेके जाओगी दुनिया भर का है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? एक तो तुम लोग शादी करोगे, दहेज लेके जाओगे दुनिया भर का, उसके बाद कहोगे पापा अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दे दो। अब जैसे ही तुम मान लो अपने पापा से कहे तो ठीक है, हंसी मजाक में बात उड़ जाएगी। वहां पर कह दिए तो कलेश बच जाएगा। अभी अभी आई हैं। ठीक ना, तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है? तो डिग्निफाइड द राइट्स विच इज नेसेसरी फॉर डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस। तो इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप? यही दे सकते हैं एक एग्जाम्पल इसका कि भाई जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, क्या है? जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है ना। और दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। इक्वालिटी, 2 मिनट दीजिए। बिफोर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, बस एग्जांपल एक और लिख लो। है ना। और जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी सब समाज के नियम है ना। अच्छा बताओ, जाति पाति को लेकर जो नियम बनाए जाएंगे, जो कास्टिज्म को लेकर नियम बनाए जाएंगे, वो सभ्य समाज के लिए ठीक होंगे कि बुरे होंगे? हैं? कल मैं एक कवि को सुन रहा था, तो कवि को सुनते सुनते बड़ी अच्छी बात